नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं हरिमोहन जी। आइए सबसे पहले हरिमोहन जी का स्वागत कर लेते हैं। हरिमोहन जी नमस्कार, राम राम। भैया राम राम। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और सबसे बड़ी बात राम राम से स्वागत किया। हमारे यहाँ तो राम राम ही कहते हैं। वो हेलो गुड मॉर्निंग तो पता नहीं जबरदस्ती वाला है। थैंक यू राम राम। बिल्कुल। दर्शकों, हरिमोहन जी के साथ हमने एक बात किया था जिसमें ईरान की भूमिका को लेके बात हुई थी और ईरान पर जब हम बात कर रहे थे तो बात निकल के हुती विद्रोहियों तक गई। उसके बाद आप सबको पता है कि भारत ने अपने एक किडनैप्ड जो क्रू मेंबर्स थे इंडियन, उनको बाकायदे सील कमांडोज के ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुली छुड़ा लिया। तो इस तरह से कहें तो पहला जो एक स्ट्राइक हुआ उसमें इंडिया। लेकिन अभी बीते शुक्रवार को यूएस ने बाकायदे ऑपरेशन शुरू कर दिया हुती विद्रोहियों के अगेंस्ट। और केवल यूएस ने नहीं बल्कि उसके साथ ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा था, यूके था। बाकी कुछ और इंटरेस्टिंग देशों के नाम हैं, वो हरिमोहन जी से आगे चर्चा में हम निकालेंगे। बात शुक्रवार के हमले तक ही नहीं रुकी, बल्कि यूएस के लीडरशिप में इन तमाम देशों ने अगला सैटरडे को यानी कल परसों एक फिर हमला किया। और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं, काफी हद तक उनके जो रडार बेस हैं हुती विद्रोहियों के, वो तबाह किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो जो बाइडेन ने कहा कि ये हमले हुती विद्रोहियों के खिलाफ हैं, लेकिन इसमें एक गुप्त मैसेज वो ईरान के लिए। क्या है ये पूरा मामला? इसका जियोपॉलिटिक्स में क्या असर है? भारत इसमें कहाँ खड़ा है? भारत के को लेके इसमें क्या चिंताएं होनी चाहिए? क्या एडवांटेजेस हैं? इन सब पर बात करेंगे हरिमोहन जी से। हरिमोहन जी, शुरुआत आपसे। अविनाश भैया थैंक यू। मुझे पता नहीं क्यों अभी एक है ना, आपसे बात आपने जब स्टार्ट किया ना, तो 2 मिनट मैं टॉपिक को सोच रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग चीज खनक की, एक अलग चीज खनकी है। वो अलग चीज ये खनकी है कि मैं अब है ना एक टॉपिक को जोड़ रहा हूं, और उसको हाइपोथेटिकल है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और पॉसिबली इस दुनिया में किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कई बार डॉट्स जोड़ के जो पिक्चर क्रिएट होती है वो एक अलग चीज होती है। 3 जनवरी को एक खेल हुआ था। 3 जनवरी को अभी 2-4 दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले से खबर चल रही है कि 3 जनवरी को रशिया ने कीव के बिल्कुल सेंटर में एक एयर स्ट्राइक किया, और उस एयर स्ट्राइक में एक जगह पर 20 मिसाइलें दागी, और उस 20 मिसाइलों के पड़ने की वजह से वो पूरा नीचे जो अंडरग्राउंड बंकर था वो खत्म हो गया, और बंकर खत्म हो गया तो उसमें एक बंदा मारा गया, रशिया का दावा है। और उस बंदे का नाम है लॉयड ऑस्टिन, जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्री है। दैट इज द शॉकिंग न्यूज। अब ये कंफर्म कैसे होगी? कंफर्म ऐसे होगी कि एकदम से जब ये मामला आता है 3 तारीख की, मतलब ये जो सारा अटैक होता है, तो शोर ये मचता है कि 1 तारीख को लॉयड ऑस्टिन गायब होते हैं। गायब मींस कहीं अंडरग्राउंड हो जाते हैं। 4 तारीख को वो उनकी खबर आती है। 4 तारीख को अमेरिकन राष्ट्रपति को पता लगता है, और लगभग 9 या 10 तारीख को खबर आती है कि लॉयड ऑस्टिन ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। नॉर्मली जो उस रेस के बंदे हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर होता है, हो जाता है अक्सर, वो वल्नरेबल है। तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, वो सर्जरी करवा रहे थे, सर्जरी का इन्फेक्शन बढ़ गया है, और अभी क्रिटिकल कंडीशन में। कौन से हॉस्पिटल में, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं पता। यहां तक कि आर्मी जो पेंटागन है, जो सोचकर देखिए, पेंटागन चीफ, उसमें पेंटागन की तरफ से सॉरी वाला मैसेज आता है कि हाँ सॉरी, हमने राष्ट्रपति को नहीं बताया, लेकिन हाँ थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है। लेकिन अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि वो हैं कहां। 2 चीजें जब ये चीजें जुड़ जाती हैं तो एकदम से शोर मचता है। कहां? कि अमेरिका, ब्रिटेन, बहरीन, बहरीन का इसमें कंट्री का नाम मजेदार है, बहरेन, आ टिपिकली इस्लामिक कंट्री बहरेन, और उसके बाद नीदरलैंड्स और कनाडा, ये सारे के सारे मिलके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, ये सारे के सारे 5 देश मिलके होतीज के ऊपर अटैक करते हैं। अब यहां खेल देखिए
कि वहां रक्षा मंत्री के मारने का दावा करता है रशिया। उसके जस्ट एक दिन बाद आपको खबर आती है कि हुतीज के ऊपर अटैक कर दिया अमेरिका ने, 5 देशों ने मिलके। और उसके बाद एकदम से शोर मचता है कि अमेरिका की सड़कों पर एंटी वॉर गैंग जो है वो एक्टिवेट हो गया और पूरी की पूरी अमेरिका की सड़कें जो है वो रोक ली गई हैं। और अब अमेरिका पे दबाव बनाया जा रहा है कि नो मोर वॉर, नो न्यू वॉर। एक खबर को दबाने के लिए धमाका किया गया, धमाके को जस्टिफाई करने के लिए उसके ऊपर एंटी वॉर प्रोटेस्ट किए गए, और ये सारे का सारा मामले में रक्षा मंत्री की खबर 15 दिन से दबी हुई है जनाब। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से मैक्सिमम को ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ खेल भी हुआ है। तो असलियत में हुतीज के अटैक को मैं प्रिडिक्ट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये होगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक बचने का रास्ता है, शायद खोजा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी किसी नई वॉर में एंटर करने से घबरा रहा है पॉसिबली। लेकिन रशिया ने एक पैटर्न देखा लॉयड ऑस्टिन वाला, वो ये कि हर साल वो हर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो गायब होता है। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, और वो यूक्रेन पहुंच जाता है। और यूक्रेन के अंदर कहाँ कीव में कहाँ है वो तो नॉर्मली किसी को भी नहीं पता होता। और वॉर, क्योंकि खुद भी वो आर्मी से रहे हैं और एक शायद वेस्टर्न कमांड के ही सबसे बड़े हेड रहे हैं। तो आप सर अंदाजा लगाकर देखिए खेल क्या हुआ है। रक्षा मंत्री मरता है, हुतीज जिन पर हमला नहीं करके भी एक बात सिचुएशन को बचाया जा सकता था, क्योंकि बाहर खड़े होके आपने सारा ट्रैफिक तो चेंज कर ही दिया है, बाहर खड़े होके आपने उनको नलीफाई कर ही दिया है। और अटैक आप थोड़ा और सोच समझ के करते और प्लान्ड वे में करते तो पॉसिबली ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने एक खबर को दबाने के लिए हैपहैजर्ड वे में, जल्दीबाजी में एक अटैक कर दिया। अब आप 15-20 दिन तक स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद फुट ऑन ग्राउंड उतारने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। और पॉसिबली इसीलिए 15 तारीख आज है, और आज हमारे विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर, वो ईरान जा चुके हैं। और शायद वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। पैटर्न को आप यहां पर भी देखिए, वहां लड़ाई हुई है, यूक्रेन में बम्बार्डमेंट हुई है, हुती पे अटैक हो गया है। काउंटर में हुतीज पे अटैक हुआ है तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गए हैं। लेकिन उससे पहले यूएई के जो शाह है वो यहां पर इंडिया में आए हुए हैं। अब आप इंडिया में सोचकर देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा ना आए हुए हैं, वो असलियत में इंडिया में आए हुए हैं सिर्फ एक काम के लिए कि भैया इंडिया क्या रोल प्ले करेगा अगर ईरान के साथ वॉर हुआ तो, क्योंकि तुम ही एक लौते ऐसे न्यूट्रल कंट्री हो जो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। और उसका असर आपको दिखाई दे गया जनाब। आप देखिए, आपको असर दिखाई दे गया। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो ईरान बैठे हुए हैं, कुछ तो रोल प्ले करेंगे। साहब चाय पीने तो जाएंगे नहीं, चाय पे चर्चा करने जाएंगे। मतलब हालांकि मैं खुद अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि वो पिक्चर जो नजर आ रही है, मेरे पास कोई सबूत नहीं होता, लेकिन जो डॉट्स ट्रैक हो रहे हैं वो मेरे को पिक्चर बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं कि इंडिया का रोल क्या है। आप ये देखिए ना, 5 देशों में इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी ऑफ वॉर। वो एक पीस मेकर की फॉर्म में तो रोल प्ले करेगा, वॉर की फॉर्म में रोल प्ले नहीं करेगा। वो सिक्योरिटी ऑफ द हॉर्मूज को तो जरूर देखेगा, सिक्योरिटी ऑफ द गल्फ ऑफ अदन या रेड सी को जरूर देखेगा, लेकिन वो वॉर में नहीं जाएगा। हमने 1 मिनट नहीं लगाई हमारे मार्कोस ने उस जहाज को छुड़ाने के लिए, सोचने के लिए छुड़ाया, क्योंकि सिक्योरिटी तो सबका कंसर्न है, लेकिन वॉर में नहीं है। इंडिया ने ये रोल प्ले कर रखा है। अब आपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो देखा, मुझे ऐसा दिखाई दिया सर। बिल्कुल, यहाँ ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे पिछली बातचीत हम लोगों ने जब किया था, तो आपने आशंका जाहिर की थी और उसको लेके बाद में मैंने भी जब सोचा, तो आपने आशंका ये जाहिर की थी कि आज नहीं तो कल यूएस जो है वो इंगेज हुआ, वो साफ-साफ दिखाई दे रहा है। इस सबके बीच में हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनका रशा जाना, रशा से वापस आना, फिर किसी अरबी का यहाँ आना, फिर इनका ईरान जाना। और ऐसे में जो बाइडेन ने जो ये कहा कि हमने ये हमले करके प्राइवेट मैसेज दिया है किसको? ईरान को।
तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? और इसमें आपने ये आशंका जाहिर की थी, मैं चाहूँगा कि उस बात को और आगे बढ़ाएँ इस बार इस चर्चा में, कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन इंडिया वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बात साफ दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं भारत ने जब उनके शहरी वहाँ पे फँसे, उनके नागरिक वहाँ पे फँसे, तो बाकायदे कमांडो ऑपरेशन किया और रिलीज़ करा लिया। उसका आप देखिए किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हुतीज़ ने कोई बहुत उस पर रिएक्ट नहीं किया, कहीं कोई बात नहीं सुनाई दी। ये तो उसी तरह का था कि कोई वहाँ मिलने को खड़ा हुआ था, इंडिया गया, उसको उठाया, लेके चला आया, चैप्टर क्लोज़। एक तरफ जो बाइडेन कह रहे हैं कि प्राइवेट मैसेज दिया है, और जब जो बाइडेन कह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, यूके कह रहा है, कनाडा कह रहा है, अब तो उसमें बहरीन भी शामिल है। और दूसरी तरफ इंडिया ईरान में जाके बैठा हुआ है। तो आखिर वो जो प्राइवेट मैसेज है, उस प्राइवेट मैसेज में जयशंकर साहब क्या जाके शेयर करेंगे? और जब मैं कह रहा हूं जयशंकर साहब शेयर करेंगे, तो इंडिया क्या शेयर करेगा? भाई वो प्राइवेट मैसेज अगर आया है या बाइडेन ने दिया है, तो वो पढ़ा जाएगा, उसमें से कौन सा पैराग्राफ इंडिया के लिए है और इंडिया क्या जानने गया है वहां पे। सर, इंडिया का एक क्लियर मैसेज वहां दे दिया जा चुका है। इंडिया ने साफ कह दिया कि देख भाई, हम लड़ाई में नहीं है। पॉसिबली अमेरिका इस चीज को मान चुका है कि इंडिया उस लड़ाई में नहीं है, क्लियर वर्ड्स में। और अब तक अमेरिका को समझ में आ चुका है कि जो सोच रहा था वो इंडिया के बारे में कि ये लड़ाई इंडिया के कंधे पर रख के निकल जाए कि इंडिया भाई तू लड़, तेरे पड़ोस में है, वो ये नहीं कर पा रहा। इंडिया अब यहां पर यही रोल प्ले कर रहा है। हमारे एक हरियाणवी में कहावत है साहब, एक सार दे और एक पास दे। एक तो खींचे और दूसरा पीछे से धक्का दे। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी होता है जब हमारे यहाँ मतलब जमीन की लड़ाई हो जाती है या इस तरीके की, तो दो लड़के, अगर समझदार परिवार होगा तो एक तो लड़ेगा और दूसरा प्यार से बात करेगा। भाई भाई करेगा, भाई गलती होगी मैं उसको बताऊंगा, समझाऊंगा, प्लीज माफ कर दे, हाथ पैर जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा कि भाई प्लीज प्लीज। और दूसरा ऐसा लड़ाकू होगा, वो सर फोड़ता फिरेगा और कमरे के अंदर बंद होके सारे के सारे बात कर रहे होते हैं कि भाई तू एक काम, मतलब भाई तू ऐसे करती है और मैं ऐसे कर दूंगा। हमारे यहाँ ये नॉर्मली, और नॉर्मली कोई भी सोफिस्टिकेटेड देखेगा तो उनके यहाँ ये ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती है। इंडिया असलियत में मुझे इस टाइम पर एक ऐसे फेज में नजर आ रहा है। अमेरिका चाहता था कि इंडिया लड़े, और अमेरिका तो यहां तक चाहता था, अमेरिका देखिए साहब, जब गलवान क्लैश हुआ ना, तो अमेरिका बहुत खुश था इस मामले में कि इंडिया और चाइना लड़ेंगे, और ये जियो स्ट्रेटेजी का एक पार्ट रहा है। फ्रांस ने भी किसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया, जब रशिया जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था, तो फ्रांस के अंदर नेपोलियन 3 था, तो उसने कैलकुलेट किया था कि अगर प्रशा ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे तो दोनों आपस में लड़ लड़ के कमजोर हो जाएंगे और मैं इन दोनों को हरा के नंबर 1 बन जाऊंगा। पॉसिबली अमेरिका ने भी इंडिया चाइना की उस गलवान क्लैश में यही सोचा। याद कीजिए, फ्रांस ने एकदम से मैसेज दिया था, इंडिया डोंट वरी, वी आर विद यू। अमेरिका ने भी कहा, इंडिया भाई तेरे को जो हथियार चाहिए हो बता देना, यहां तक कि हम भी अपनी आर्मी भेज सकते। कैन यू इमेजिन, फ्रांस वॉज रेडी टू सेंड हिज आर्मी। तो हमारे देश के लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा हो आर्मी आएगी। साहब 100 सोल्जर्स भेज दिए और 50 राफेल बेच दिए। तो फायदा 50 राफेल बेचने में है या 100 सोल्जर भेजने में? और 100 सोल्जर्स भी फ्रंट में जाके तो लड़ेंगे नहीं, वो पीछे जाके डिप्लोमेटिक, मतलब एक वॉर स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। भाई तो अपनी वॉर स्ट्रेटेजी अपने पास रख, हमें हवाई जहाज जितने जरूरत होगी हम देख लेंगे। इंडिया ने एग्जैक्टली यही मैसेज दिया, अमेरिका को भी, फ्रांस को भी। नतीजा आपके सामने है। अमेरिका ने पूरी कोशिश करी इंडिया और चाइना की लड़ाई करवाने की, इंडिया नहीं लड़ा कि मेरी लड़ाई मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम पर, अपने तरीके से लड़ूंगा। और ये 2020 की बात है, ये बेवकूफी यूक्रेन ने दिखाई थी। वही इंडिया को अब दोबारा से घेरने की कोशिश थी, क्या नाम है, यहां यमन वॉर में। इंडिया नहीं गया कि यार मेरी लड़ाई थोड़ना है, मेरा काम सिक्योरिटी देखना है, सिक्योरिटी देख लूंगा। ये जो इम्पेशंस दिखाई दिया है एकदम से लड़ाई यमन पे अटैक करने का, साहब ये साफ इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि उन्हें समझ में आ गया इंडिया नहीं आ रहा,
तो इंडिया से पॉसिबली ये रिक्वेस्ट करी कि आप सिर्फ एक काम करो कि जो रिपरकेशंस आएंगे और जो सोमालियन पायरेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो यमन के हूती पायरेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जहाजों पर कब्जा करेंगे, आप सिर्फ उतना बचा लेना। इंडिया कहते हैं ये जस्टिफाइएबल है कि हम सिक्योरिटी देख लेंगे, गारंटी। तो जो मार्कोस वाला कंपेयर वो था, वो सिक्योरिटी वाला था। अब मामले को समझिए। पिछले कुछ टाइम में 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 4, पहला एमबीएस का इंडिया आना, दूसरा इंडिया का प्रधानमंत्री का ओमान के शाह से मिलना, तीसरा कतर का हमारे वो जो थे, क्या नाम है, सोल्जर्स थे, उनकी जो सजा थी उसको उल्टा कर देना, मतलब उम्र कैद में बदल देना पॉसिबली। और चौथा आपको यूएई का शाह का इंडिया आना। 4 बड़े अरब कंट्रीज, 4 पावरफुल अरब कंट्रीज, चारों के चारों 4 महीने में आपके यहां बात कर चुके हैं, किसी ना किसी तरीके से एंगेज हो चुके हैं। समझिए जो यहां पर वॉर स्पिलओवर हो रहा है उसकी डर है। तो देखिए, डर के अंदर एक आदमी जो इस वॉर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज वो रोल इंडिया को मिला हुआ है सर। वो रोल इंडिया को मिला हुआ है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात में उसी की में दम होता है जिसके लठ में जोर होता है। हमारे देश से एक कहावत है कि जिसके लठ में जोर होगा ना, उसी की बात में दम होगा, बात भी उसी की चलेगी साहब। वरना एक बात आई है ना, आप मान लिया मालदीव के मोइजू को भेज दो ईरान, मुस्लिम भाई भाई भी काम नहीं करेगा कि कौन मानता उसकी बात। बात में वजन तो इंडिया की में है। अब यहां इंडिया की डिप्लोमेसी सोच कर देखिए, ईरान के साथ भी है और ईरान जाकर कई मतलब 1 या 2 दिन का विजिट है और जाकर वहां बात कर रहे हैं कि भाई अभी भी इस लड़ाई को टाला जा सकता है। और पॉसिबली देखिए, वॉर से पहले है ना, एक तरफ देखिए प्रेशर टैक्टिक्स क्या है कि एक तरफ तो बाइडेन कह रहे हैं कि हमने एक साइलेंट मैसेज दे दिया है, जिसको पहुंचना था पहुंच गया, यानी ईरान को पहुंच गया। दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन एयर स्ट्राइक से पहले इंडिया, वो अटैक से पहले, मिसाइल अटैक जो भी था उससे पहले इंडिया फोन करके बताते वी आर गोइंग टू डू दैट, गेट रेडी। इंडिया एक्टिवेट हो जाता है। एकदम से खबर आती है कि ईरान जा रहे हैं। सर ये डॉट्स यही है कि इंडिया यही प्ले कर रहा है, बैलेंसिंग, शांति, विश्व शांति, कि भाई तू भी मान जा, उसको भी मैं मना लूंगा, लेकिन पहले तू भी मान, तेरी भी गलत बात है। अब यहां ये कौन से बीच का रोल होता है, देखिए अब बंद कमरे में क्या लड़ाई है वो तो पता करना मुश्किल है, लेकिन अगला जो भी इंसिडेंट होगा वो ये बता देगा कि अगला मामला क्या है। क्योंकि हुतीज बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी भी तरीके की ग्राउंड एक्शन करेगा, और अगर करेगा भी तो फोर्सेस पॉसिबली अरब की होंगी। लेकिन अरब फोर्सेस के साथ एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मजे की बात एक और है जनाब, पाकिस्तानी नेवल फोर्स भी गल्फ ऑफ अडन में प्रेजेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है इस दबाव के अंदर आकर एक ईरान और पाकिस्तान का भी कलेश शुरू होने वाला है, तो पाकिस्तान की आर्मी वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड की फॉर्म में पहुंचे। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत शॉकिंग होगा मेरे लिए, अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा जो नैरेटिव ऑफ इस्लाम है वो तो कोलैप्स कर जाएगा। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है दूर दूर तक कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ तो यहां पर हुतीज के अगेंस्ट करेगा। एक अलग गेम है और वो गेम यहां एक अलग लेवल की है, क्योंकि जस्टिफाइबल तब नहीं होता पाकिस्तान के लिए प्रेशर, तब नहीं होता, तब होता जब बहरीन उसमें नहीं, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं होता। बहरीन का मतलब है उसमें यूएई भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें ओमान भी है। अब ये तीनों के तीनों पीछे हटके बहरीन को क्यों? क्योंकि दुश्मनी बहरीन की है और बहरीन परले मोहल्ले में है, दूर, उस तक हुतीज कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर सऊदी अरेबिया डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो अगली मिसाइलें आरामको की फैक्ट्रियों पर जाएंगी। तो ये भी एक गेम नजर आ रहा है बहरीन का इसमें होना, कि बहरीन जो है वो सऊदी अरेबिया का बहुत पक्का दोस्त है, मतलब अरब भाई भाई और पूरा अरब काउंसिल, और उस अरब काउंसिल का एक स्ट्रांग, मतलब एक कंट्री भले ही छोटा है, एयर स्ट्राइक करवा रहा है इधर और उसमें हिस्सेदार है, तो वो साफ बता रहा है कि यहां पर सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, इनकी एक साइलेंट यस है कि हाँ भाई ठीक है कर, और बहरीन यहां पर,
और क्योंकि इन तीनों की यस है, क्यों सच में, तो पाकिस्तान को अब इस लड़ाई में हूतीज के अगेंस्ट एंटर होते हुए देर नहीं लग रही। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंटर होगा, और फूड्स ऑन ग्राउंड यानी ग्राउंड का जो एक्शन किए जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर पाकिस्तानी फोर्सेस का होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस मारते हुए देर नहीं लगाती। उन्हें इस्लाम के नाम से मतलब है, कोई मुसलमान मर रहा है कौन मर रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो इन्होंने सितंबर मैसेकर किया था जॉर्डन के अंदर पैलेस्टीनियंस का, वो सबको पता है कि 25,000 बंदे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मार डाले थे पैलेस्टीनियंस, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑन द नेम ऑफ अल्लाह ही मारे थे। तो यहां पर भी वो कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। और पाकिस्तान, मुझे इसमें पहले अगर लड़ाई हुई, अगर तो यमन में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये स्पिल ओवर पहले इसको निपटाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और ईरान का अगला नंबर होगा पॉसिबली 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद। और शायद जो डॉक्टर एस जयशंकर वहां शांति का पैगाम लेके गए हैं, श्री कृष्ण की चेतावनी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाद शांति का संदेशा लाए, भगवान हस्तिनापुर आए शांति का संदेशा लाए, वो शांति का संदेशा गया मेरे ख्याल से। अमेरिका धमका रहा है, ईरान धमका रहा है, हूतीज की गर्दन दबा रखी है, शांति का संदेशा है। अगर ऐसा हुआ कि सही हो गया तो ठीक है, वरना लड़ाई तो ईरान जाएगी। और इस ईरान की लड़ाई का अगला स्टेशन चाइना होगा, क्योंकि चाइना ताइवान में हार चुका है, ताइवान के अंदर एंटी चाइना खड़ा हो चुका है, तो वो तैयारी है। और यहां जैसे ही ईरान में हुआ, पॉसिबली नॉर्थ कोरिया ने एक हिंट दिया था 200 शेल्स साउथ कोरिया पर, साउथ कोरिया के एक आइलैंड पे अटैक करके 200 शेल्स। मामला दब गया, लेकिन असलियत में मुझे ऐसा लगता है वो मामला दबा नहीं। साइलेंट मैसेज पहले रशिया ने अमेरिका को दिया था कि तू हूतीज और ईरान से भिड़ेगा तो बेटा तेरा नंबर जो है ना, मैं यहां जापान और साउथ कोरिया में निपटाऊंगा। हिंट दे दिया। अब हो सकता है ईरान पर जैसे जैसे दबाव बढ़े तो एक वॉर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान की सुलगे। वो अगर सुलगती है तो रशिया वहां इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यूक्रेन तो गया, सर्बिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी थी, वहां नहीं सुलग पाया मामला। तो यहां अगर रशिया इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका जिस यूक्रेन वॉर में रशिया को फंसाकर एक वॉर से रशिया को बाहर करना चाहता था, पॉसिबली अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और अमेरिका का वो वाला प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई होती है और रशियन फोर्सेस वहां नजर आती हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिकन वॉर स्ट्रेटेजी को, और फिर अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं बचेगा ताइवान को और चाइना को एक्टिवेट करने का। बिल्कुल, ये बात आपकी समझ में आई। आप बार बार कह रहे हैं और ये बात दिखाई भी दे रही है कि भारत अपने विश्व गुरु वाली भूमिका में कि भाई शांत रह, सफेद कबूतर उड़ा रहा है। तो ऐसे में जब आपकी पहली आशंका ये थी, 2-3 बातें मैं एक साथ पूछ लूंगा। आपकी आशंका ये थी कि यूएस चाहता है कि इंडिया सीधे सीधे बैटलफील्ड में इन्वॉल्व हो जाए, नहीं हुआ, वो प्रूव हो गया। लेकिन इंडिया ने ये भी बता दिया कि जिस रेड सी के जरिए 15% ऑफ द ट्रेड पूरे विश्व का होता है, जिसमें लगभग 8 से 10% पूरे विश्व का अनाज, जो कि सबसे बड़ी जरूरत है, वो आता जाता है। ऑयल, वो करीब 15%, ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मिला दिया जाए तो 25% ऑफ द होल वर्ल्ड वो वहां से निकल के जाता है। तो आज के समय में ऑयल, गैस और खाना, ये तीनों इंसान की मूलभूत जरूरतें हैं। तो भारत ने वहां ये भी बता दिया कि भैया अगर हमारा कुछ होगा, आज हमारे आदमी थे, कल अगर हमारा कोई वेसल होगा तो भी हम सीधे आएंगे, ठोकेंगे और अपना काम करके निकल जाएंगे। लेकिन उसी के साथ दूसरे हाथ में सफेद कबूतर शांति वाला है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो क्या यूएस अब इस बात को स्वीकार करके चुप बैठ गया है और कह रहा है कि भैया ठीक है, आप कबूतर ही उड़ा लो, हम थोड़ा सा मारेंगे, आप जरा शांति करा लो? तो भारत की इस नई भूमिका को क्या यूएस स्वीकार कर चुका है? पहली चीज। दूसरी चीज, बहरीन के जरिए ये जो सऊदी कंट्रीज हैं, इन्होंने जिस तरीके से हुतीस के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, इसके आगे क्या संकेत हैं विद इन दी इस्लामिक कंट्रीज? और तीसरी और अंतिम बात, भारत
आगे इसको किस तरीके से और देख रहा है। चाहिएगा तो चौथी बात उसमें मेरा टेक ले लीजिए, अरे पाकिस्तान का क्या है साहब, पाकिस्तान ने तो अपने ही मुसलमान भाइयों को यहीं आपके बांग्लादेश में मरवाया, इस पाकिस्तान में मारा। और दूसरी बात यह है कि आज की जो स्थिति है, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो आप मतलब एक वीडियो कितना सच है कितना झूठ है कि शादियों में जाके नाच गाना और बैंड बजा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के बैंड्स। तो पाकिस्तान का तो भाड़े के सैनिकों की स्थिति है, वो तो कहीं भी जाके लड़ बैठेगा, मारना उनको किसी को है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इतिहास रहा है। तो कैसे इन तीनों चीजों को आप समअप करेंगे? पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल सर आपका है सऊदी अरेबिया वगैरह को आप किस तरीके से देख रहे हैं। अल्टीमेटली जितने ज्यादा तेजी के साथ सऊदी अरेबिया यूएई के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, साथ में बहरीन भी, कतर, कुवैत भी उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो है रियल मॉडर्नाइजेशन। अभी तक ऐसा था कि ये सारे कंट्रीज मिडीवियल एज में थे और मॉडर्न सिस्टम की गर्दन इनके हाथ में थी, यानी डिक्टेटरशिप थी और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मिडीवियल एज्ड सोसाइटी थी जो मिडीवियल एज्ड प्रिंसिपल्स को अब तक टो कर रहे थे। और उन्होंने सिर्फ अपने आप अपने खुद फॉलो किया, बल्कि उस मिडीवियल एज्ड आइडियोलॉजी को दुनिया में फैलाया जिसे हम वहाबिज्म कहते हैं, उसे फाइनेंस किया, उसको पैसे दिए, और पूरी दुनिया आज के दिन खासकर यूरोप जिस तरीके से सुलगता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सुलगता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे है रेडिकल वहाबिज्म। अब सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर, ओमान, ये जितने भी हैं, ये उस रेडिकल वहाबिज्म से पीछा छुड़ाकर अपने आप को एक नई फॉर्मेट में ढालना चाहते हैं ताकि वो दुनिया में पीछे ना छूट जाएं, क्योंकि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, पेट्रो डॉलर बेस्ड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी इस टाइम पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट कि साहब इनके लिए फिर ये लड़ाई, यमन वाली लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, यमन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए बड़ा चैलेंज है ईरान। ईरान इनके इस ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि ईरान कंसेप्ट ऑफ इस्लाम को हर जगह फैलाना चाहता है, और ये जो कंसेप्ट ऑफ इस्लाम है, ये अब ये अरब कंट्रीज समझ चुके हैं कि जो ईरानियन कंसेप्ट ऑफ इस्लाम है, प्योरिटी ऑफ इस्लाम वाला कंसेप्ट है, ये अब इनको ले डूबेगा। और इसीलिए आज के दिन ईरान के अंदर आप देखेंगे आए दिन रेडिकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हर दूसरे चौथे दिन होते हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हम इस्लाम छोड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जो ये डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ईरान की यहां इस समय पर बैठी हुई है, खामेनेई की, ये किसी भी तरीके से यूएई मतलब गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसीलिए, क्योंकि थ्रेट है, तो इसीलिए इन कंट्रीज ने क्या किया, चाहते हैं कि कैसे भी करके ईरान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश हो जो रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो करे। अब डेमोक्रेसी को अरब कंट्रीज झेल सकते हैं, लेकिन इस्लामिक डिक्टेटरशिप को बिल्कुल नहीं झेल सकते आज के दिन, क्योंकि सारा जो इनका रिफॉर्म वाला कंसेप्ट है वो कोलैप्स करता हुआ नजर आएगा अगर इन्होंने ईरानियन रजीम को झेले रखा, मतलब देखे रखा, तो पॉसिबली इसीलिए। लेकिन ईरानियन रजीम आर्मी मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, चाहे उसमें कुद्स फोर्सेस आ जाएं, चाहे इनके जो है क्या नाम है जो भी इनकी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स आ जाएं, सारे के सारे बहुत स्ट्रांग हैं और उनका सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट भी है। सोसाइटी में सारे के सारे रिफॉर्म चाहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़ा सेक्शन अभी भी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और ये चीज सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज के लिए बड़ा टेंशन वाला काम है। इसीलिए हुती रिबेल्स के अगेंस्ट जो भी कैंपेन होगा उसमें ये लोग भले ही डायरेक्ट ना हो, लेकिन जैसे ही ईरान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, वहां ये लोग डायरेक्ट खड़े होते हुए नजर आएंगे। और यहां तक कि अमेरिका भले ही हुतियों के साथ एक छोटी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बड़ी लड़ाई ईरान के खिलाफ जब शुरू होगी तो उस टाइम पर यूएई, कतर, ओमान, जितने भी ये कंट्रीज हैं, ये सारे ईरान की उस डिक्टेटोरियल रेडिकल रजीम के अगेंस्ट खड़े होंगे। किसी टाइम पर हम सऊदी अरेबिया की रजीम को रेडिकल मानते थे, लेकिन आज आप जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर, कुवैत
ओमान और यमन, ओमान, ये 5-7 जो कंट्रीज गल्फ कंट्रीज है, ये सारी की सारी बहुत लिबरल दिखाई दे रही हैं आपको। और ये जितना रेडिकलिज्म है वो फैलाने का काम ईरान कर रहा है। तो उस ईरान के रेडिकलिज्म के खिलाफ इन लोगों को ना चाहते हुए भी उतरना पड़ेगा। हाँ, इसकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी होगी कि पाकिस्तानी आर्मी इन सऊदी कंट्रीज के साथ लड़ रही होगी और जो बलोचिस्तान वाला इलाका है उसे क्रॉस कर रही होगी। तो ये बैटल ग्राउंड अभी सुलगेगा और सऊदी अरेबिया वहां पर खड़ा हुआ है। इस फॉर्मेट में ये लड़ाई जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस इस्लामिक रेजिम और रेडिकल रेजिम को खत्म करना है। और वो अब चाइना, अमेरिका जो है वो मन बना चुका है, लेकिन उसे आइडियोलॉजिकली खत्म करेंगे तब तक अमेरिका खत्म हो लेगा। तो पहले इनका जो फाउंटेन मतलब फाउंटेन का जो माउथ है, जहां से पूरी आइडियोलॉजी निकल रही है, उसको क्रश करने के मूड में है ये लोग। और वो इस टाइम पर सऊदी अरेबिया वगैरह नहीं है, ईरान है। तो वहां और इंडिया यहां पर वही बेसिक रोल प्ले कर रहा है कि दोनों के बीच में, ईरान और इनके बीच में कोई सुलह करवा दे। लेकिन दोनों पक्ष सुलह सिर्फ टाइम बार्गेन के लिए चाहते हैं, लड़ाई खत्म हो जाएगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी मैं भूल गया एक ही क्वेश्चन के चक्कर में। जी, मेरा जो दूसरा सवाल था वो ये था कि जो ईरान के साथ और बाकी ये यूएस का चल रहा है, और जहां ये इतना सारा ट्रेड, वहां 15% ऑफ द ट्रेड हो रहा है, तो क्या ऐसा भी संभव है, क्योंकि ये भी देखा गया ना, करीब 30-35 जो सी वेसल्स से उस पर हुतीज ने हमला किया था। तो इस बात की कितनी संभावना है कि जैसे ही थोड़ा हुतीज का मनोबल नीचे गिर जाता है और वो हमले बंद कर देते हैं, ताकि ये ट्रेड वाला मामला चलता रहे? क्योंकि आपने भी कहा कि यूएस नहीं चाहता कोई और वार, वो झेल नहीं सकता, और वहां की सड़कों पर भी आप देख रहे हैं तमाशे शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या टाइम बीइंग अटैक है? और ईरान को जो वो प्राइवेट मैसेज वाली बात है वो ये है कि भैया हुतीज को जरा सा सपोर्ट करना कम कर दो, या उसको समझा लो, और ये जो जहाज आ जा रहे हैं, अनाज, तेल और बाकी सारी चीजें आ रही हैं, उसको आने जाने दो। सर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो आप कह रहे हैं ना, अनाज तेल एंड ऑल, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा आने जाने दो। लेकिन मेन बात ये है, हुतीज के ऊपर अटैक करने के पीछे का एक लॉजिक जो है ना, वो ये कि इन्होंने जो अटैक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है एक सर्टेन रेडियस में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना और उसकी सप्लाई लाइंस को काट देना। और वो जो साइलेंट मैसेज है वो यही है कि भैया सप्लाई मत कर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये इसीलिए एक लिमिटेड अटैक्स दिखाई देंगे। कभी भी आप हूती के जो प्रवक्ता आते हैं उनको अगर आप उठाकर देखेंगे तो वो दिखाई दे रहा है कि वो जोर से बोल रहा है, लेकिन क्या वो जोश में बोल रहा है? आंसर है नहीं। क्या वो एग्रेसिव दिखाई दे रहा है? तो नहीं, टांगे कांप रही हैं। अब वही है कि फिर गुरिल्ला टैक्टिक यूज करेंगे, उसमें अमेरिका बहुत लंबे टाइम तक फंसेगा नहीं, क्योंकि एक सर्टेन टेरिटरी जो है उसे खाली करवाकर उस पर अपना कब्जा कर लिया और इनका या तो पीछे धकेल दिया गया और एक ऐसी सिचुएशन में उनको डाल दिया गया कि वहां से वो निकल ही नहीं पा रहे। फिर वही हाल होगा जो चेक एंड मेट वाला अमेरिका वाला था, वो या तालिबान के या अफगानिस्तान के अंदर था, कि अमेरिका बैठा हुआ 10-20 साल तक, कोई उखाड़ने वाला उसका कुछ है नहीं, पूरी ताकत के साथ वहां स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है। और जहां अमेरिका के 2000 सोल्जर्स 2000 सोल्जर्स बैठे हुए हैं, वहां से फिर सारा सिचुएशन जो है अमेरिका के फेवर में आ जाएगा। यमन में आज से 5-6 महीने बाद आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा कि अमेरिका अपना एक और बेस यमन में बना ले, एक बेस बना ले और हुतीज को वहीं बैलेंस कर ले और पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल करे। और रही बात इसमें ईरान की, तो देखो ईरान अगर जिस दिन, आज के दिन ईरान जिस दिन, ईरान की अपनी भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, खाना पीना बहुत मुश्किल से चल रहा है, तेल कोई खरीद नहीं रहा, डेवलपमेंट नाम में सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दिया जाए तो और कुछ है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो, और ईरान का जो रूरल एरिया है वो बहुत ज्यादा गरीबी और भुखमरी में है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ईरान की मजबूरी है इन रेडिकल फोर्सेस को सपोर्ट किए रखना, ताकि उसका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ के ना दिखाई दे। इस्लाम के नाम पर उसे भड़काए रखना जरूरी है, ताकि उसकी खुद की जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे। और इसीलिए वो हुतीज को सपोर्ट जिस दिन करना बंद कर देगा, जिस दिन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद कर देगा, उस दिन आप देखेंगे कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और वहीं पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ये एक मेन प्रॉब्लम है सर।
ठीक बात। अच्छा, जहाँ से बात आपने शुरू की थी, मैं चाहूँगा कि ब इस आज की बातचीत का अंत भी हम वहीं करें। हालाँकि उस पर एक अलग डिस्कशन होगा, थोड़ा-सा और इनपुट आ जाए उसके बाद। यूएस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ और रशिया वाला एंगल है, यूएस सीधे रिएक्ट नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हथियार लेके कूद जाए और रशिया के ऊपर लड़ाई साध दे। लेकिन कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इस बात को दबाने की कोशिश हो रही है। तो अब इस पर अलग से एक बातचीत तो बनती है, लेकिन जहाँ से वीडियो शुरू हुआ था हम एक गोल सर्किल, क्योंकि हमारे दर्शक सोचेंगे कि यूएस का डिफेंस मिनिस्टर वो गायब है, उसके बाद गायब होने के बाद उसके मारने के क्लेम आते हैं, मर जाने के क्लेम के बाद वो हॉस्पिटल में होता है, अभी तक कुछ नहीं है। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? सर आप ये बताइए, हमारे एक प्रधानमंत्री एक्सपायर हुए थे, उनको जहर दे के मार दिया गया था, शरीर नीला पड़ गया था, सफेद रंग के चकत्ते उनके बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहे थे, लेकिन ना पोस्टमार्टम हुआ, ना ही उनका कोई कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। रीजन बताइए। ऐसे ही अमेरिका के भी एक राष्ट्रपति को गोली मार दी गई थी, कोई रिपोर्ट कहीं कुछ निकल कर आई हो? आंसर है नहीं। देखिए, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिस तरीके के जो पॉलिटिकल मर्डर्स इस तरीके के होते हैं या जियो पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, उसमें हर देश के ऊपर एक दबाव होता है कि यार अगर तुमने इसकी सच्चाई बाहर निकाल दी, जैसे अगर आज अमेरिका कह देता है कि रशिया ने मारा, छोड़ूंगा नहीं, जैसे गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़ा होता है, या कई बार हमारे और आप में से भी कोई बंदा गुस्से में आके कह देता है, तो हम और आप गुस्से में आके कह सकते हैं क्योंकि पुलिस वाले आएंगे और सब मामले को निपटा लेंगे, या कुछ ना कुछ होगा। यहां कंट्रीज का मामला है, और एक बार ये जो लोग हैं ये गुस्से में आके ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दें तो उसका नेक्स्ट लेवल होता है वॉर। और वो वॉर कहां जाएगी, दोनों पावर्स में से किसी को नहीं पता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, जब हमारे पर पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्टेटमेंट दिया था, प्रतिकार होगा। तो लोगों ने पूछा, यार प्रतिकार सर, प्रतिकार का मतलब तो होता है बदला लेंगे। तो उनको मजबूरी में सही अपने उस स्टेटमेंट को गोल गोल घुमाना पड़ा था कि प्रतिकार का अल्टीमेट मतलब बदला लेना ही नहीं होता, हमला करना ही नहीं होता, मूव मतलब बहुत सारे दूसरे तरीके से। ये चीज अमेरिका भी इस सांप और छछूंदर के खेल में फंस चुका है। उसने रशिया को प्रोवोक किया, रशिया ने उसको प्रोवोक किया कि अब तू लड़, बता कहां लड़ेगा। और पॉसिबली रशिया चाहता है कि नाटो कंट्रीज के साथ उसका अब चाहता है नाटो कंट्रीज के साथ अमेरिका का, सॉरी, रशिया का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आज के दिन सबसे बुरी हालात में अगर कोई है तो वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और पूरा यूरोप कोलैप्स कर जाएगा। और रशिया इस कमजोरी को जानता है, और अमेरिका भी जानता है कि रशिया इज क्लैमरिंग टू डेथ, सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज आर क्लैमरिंग टू डेथ। मरने जा रही है, बहुत बुरी तरीके से तड़प रही हैं। कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रही है, कभी कुछ हो रहे हैं, सोशल क्राइसिस हद से ज्यादा है। और अगर ये वॉर होता है तो इस वॉर एक्सपेंसेस की वजह से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भले ही बहुत बड़ी और ताकतवर इकोनॉमीज की फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन वो कर्जे की इकोनॉमी है, और कर्जे की इकोनॉमी वो भी डाउन। देखिए, एक होती है कर्जे की इकोनॉमी जो इंडिया की है, जो ग्रो कर रही है, तो ग्रो करती हुई इकोनॉमी का कर्जा अच्छा है। दूसरी इकोनॉमी रशिया की है, जो कि मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड इकोनॉमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका गोल्ड निकलेगा, ऑयल निकलेगा, और यूरेनियम निकलेगा, लिथियम निकलेगा, गैस निकलेगी, दुनिया को कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तीसरी इकोनॉमी है जो डिक्लाइनिंग है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड इकोनॉमी थी, जो रशिया की थी, अमेरिका की, सॉरी, जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की थी और है। ऐसी कंट्रीज, या इंडिया भी जिस तरफ बढ़ रहा है, या चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना की भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी थी। तो इन कंट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि अगर इंडस्ट्रीज पर किसी तरीके का दबाव होता है तो सारा सिस्टम जो है वो हिलने लग जाता है, कपकपी छूटती है। यूरोप के साथ यही हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट था नहीं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, इंडस्ट्रीज थी नहीं, चाइना की इन्वेस्टमेंट और एफडीआई के ऊपर ये लोग जी रहे थे, अब वो भी आना बंद हो गया है, वो भी उस लेवल पर नहीं आ रहा है, तो इकोनॉमी चरमरा रही है। ऐसे में उनके ऊपर वॉर का बर्डन डाल दीजिए आप। पॉपुलेशन नहीं है सबसे बड़ी बात, उन पर वॉर का बर्डन डाल दीजिए। अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं अंदर। अच्छा, एक पता है क्या होगा सर,
वॉर जिस दिन शुरू हो जाएगा ना, हमने और आपने एक चीज देखी थी, इसराइल हमास वॉर जैसे ही हुआ था ना, तो इसराइल हमास वॉर का एक नेक्स्ट लेवल पता है क्या आया था, कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में बहुत सारे मुस्लिम्स जहां जहां थे वो लाखों की तादाद पर सड़कों पे आ गए थे। अब जैसे ही रशिया और यूरोप का, नाटो का वॉर शुरू होता है, अमेरिका तो खैर बाद में आएगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पर जानबूझकर इसराइल को दोबारा प्रोवोक किया जाएगा कि इसराइल ऐसा ही कुछ मैसेकर करे। हमास वाली वॉर में तो इसराइल को फंसाकर, यूरोप और अमेरिका को फंसाकर खड़ा कर दिया, कि उनका एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि हम किस तरीके से ये सारे प्रोटेस्ट करेंगे और गुस्सा दिलाएंगे। वो गुस्सा तो है, और जैसे ही यहां पर ये वॉर शुरू होता है, पॉसिबली इसराइल को कंपेल किया जाएगा हिजबुल्ला जैसी किसी कंट्री पर हमला करने के लिए, और इसराइल को कंपेल किया जाएगा कि वो जबरदस्त तरीके से अटैक करे दोनों तरफ या वेस्ट बैंक पर। वहां से जो सुलगेंगे ना, वो इसराइल तो लड़ रहा होगा, वो तो कैपेबल है, असली प्रॉब्लम क्रिएट होगी यूरोप को, कि यूरोप की सोसाइटी जो इम्प्लोड करेगी। वो रशिया जानता है कि यूरोप एक है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि ताश के पत्तों के ढेर पे बैठा हुआ है, जिस जरा सा हवा का झोंका आया सब कुछ कोलैप्स करेगा, और रशिया इसलिए प्रोवोक करता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल, और अमेरिका को फंसा रहा है, और इसको इस तरीके से देखिए। और अमेरिका जानता है लड़ नहीं सकता वो, इसलिए वो इसको कैंसर इन्फेक्शन 2-3 दिन बाद ही मर गए, उसके बाद कहां दफनाया जी, ठीक है कर दिया, सब फिल्मों में जो गेम होते हैं वो रियल में होता हुआ नजर आएगा, बस ऐसे ही। तो ये बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में अमेरिका इस टाइम पर फंसा हुआ है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और जब आपने कहा कि यूरोप की तरह इंडिया भी चाइना के साथ इंडस्ट्री बेस एक इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन भारत के साथ संभवतः एक अंतर जो मैं समझ पाता हूं कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज्यादा है, और तो वो एक बैलेंस आता है, और यही वजह है कि इस आर्थिक मंदी के दौर में भी भारत लगातार अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हरिमोहन जी, जी जी, नहीं कुछ नहीं, मैं उसमें ये कह रहा था, इंडिया अभी बहुत जुवेनाइल स्टेज में है, तो इंडिया के पास अभी अगले 15-20 साल हैं, और अभी 20 साल के बाद भी हमारे पास एक जो लेबर पूल है, उसमें सारी लेबर आसमान में नहीं जाएगी। और जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है, जो चाइना ने गलती करी, जो यूरोप ने गलती करी, वो इंडिया अच्छी प्लानिंग कर रहा है कि छोटे छोटे इंडस्ट्रियल हब्स अलग अलग जगह पे जिलेवार तरीके से एंड ऑल, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करने की, एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने की। तो वो जो प्लानिंग है वो एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी। कम से कम 20 से 30 साल तो हमारी इकोनॉमी उस मामले में सस्टेन कर जाएगी, उसके बाद ही तो देखो फिर प्लानिंग अंदर चल रही होगी। बिल्कुल ठीक बात है, और ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमारे पास आ गया कि हमारे पास एक लंबा समय है, और इतना लंबा समय है कि तब तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स कहाँ किस तरह से शेप लेगी, तो भारत के पास अभी लगातार चलने के लिए वक्त है। हरिमोहन जी, ये यूएस और बाकी 4-5 देश मिलके हुतीज पर इस आक्रमण, ये ऑपरेशन जो था, इसके बहाने जो ये यूएस वाला बोनस निकल के आया है ना, तो ये सारे एंगल सामने रखने के लिए, और इसमें कुल मिला के भारत दोनों हाथों से लड्डू भी खा रहा है, और लड्डू खाने के बाद शांति के कबूतर भी उड़ा रहा है, अपना काम भी कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत लेने की तैयारी कर रहा है, पीओके लेने की तैयारी कर रहा है, और उसी के साथ गेम यहाँ होगा, बिल्कुल केवल यहाँ गेम होगा, देख लेना आप। दूसरा कोई रीजन नजर नहीं आ रहा कि इंडिया को लड़ना पड़ेगा, इसलिए अमेरिका, देखिए चाइना बहुत ताकत के साथ मालदीव्स में उलझने की कोशिश कर रहा है और प्रोवोक कर रहा है। इसके ऊपर हम वीडियो दोबारा बना सकते हैं। प्रोवोक कर रहा है, और उस प्रोवोकेशन में इंडिया कितना, हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं फंस रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूं फंस नहीं रहा। अब है ना, वो आर या पार वाली लड़ाई, पहले क्या होता छद्म युद्ध था, अब बिल्कुल सामने सामने की लड़ाई है। अब उसमें फिर अपने एसेट्स अलग खेले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कुछ ज्यादा भूल जाता हूँ। नहीं, और अब मुझे लग रहा है कि उसमें एक चीज और मैं देख रहा हूँ, इंडिया जो हमारे विदेश मंत्री इधर जाके उधर जाके हर जगह शांति बहाल कराने का सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं। यूक्रेन में भी इनकी भूमिका पाई गई थी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब अपने यहाँ कोई शादी ब्याह अगले 1 आध साल में पड़ने वाला होता है, तो बंदा फिर क्या होता है ना, किसी के यहाँ बर्थडे कार्ड भी आ जाता है तो उसको भी जाके अटेंड करता है कि यार अपने यहाँ भी आना है। तो मैं इंडिया की वो एक कवायद जो है वो देख रहा हूं, और निश्चित तौर से आपके मुंह में घी शक्कर,
कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी बहुत जल्दी होगा और ये आकाशवाणी का मीरपुर मुजफ्फराबाद केंद्र है, ये बहुत जल्दी हमें सुनाई देगा। इस बात की उम्मीद के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे हरिमोहन जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ मुझे और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए।